अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए एक गरीब और बेबस पिता का कोशिश साउथ कोरिया के लोगों के दिल को छू गया था। उसके आंसू पूरे देश के लोगों की आंखों को नम कर दिया था। लोगों ने उस पिता का भरपूर मदद किया, लेकिन बाद में जब उस पिता के मासूम और बेबस चेहरे का मुखौटा गिरा तो लोगों को इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। वो तो सच में एक इंसानी काल में भेड़िया था। ये है मोलार डैडी केस। यंग हाक ली का जन्म 26 जुलाई 1982 को साउथ कोरिया के एंगजो इलाके के गैंगसम-दो में हुआ। यंग हाक ली को एक खास बीमारी थी जो पूरे दुनिया में सिर्फ 6 लोगों को था। वो था जाइगेंटिफॉर्म सीमेंटोमा नाम का बीमारी। ये बीमारी इतना रेयर है कि अब तक दुनिया में कुछ ही लोग इससे पीड़ित है। ये एक दांत का ट्यूमर होता है जिसमें जबड़े का कुरूप होना आम लक्षण है। तो यंग हाक ली का इस ट्यूमर को निकालने के लिए बार बार सर्जरी करवाना पड़ा, जिससे उसके सारे दांत निकालने पड़े और पीछे के मोलार दांत यानी दाढ़ के दांत को छोड़कर। यंग हाक ली ने शादी कर ली और उसके बेटी का जन्म के बाद पता चला कि उसकी बेटी आयुन ली को भी ये बीमारी है। पूरे कोरिया में ये पिता और बेटी ही है जिसको ये बीमारी था। बेटी की सर्जरी ना करवाने पर मजबूर बेबस पिता के बारे में कोरिया के एक टीवी चैनल को पता चलता है। टीवी चैनल एमबीसी ने इन पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाने की सोची। 9 नवंबर 2005 को हॉट इश्यू फोकस नाम के शो पर यंग हाक ली का स्टोरी दिखाया गया। इस शो में यंग हाक ली ने कोरिया के आम जनता से अपनी बेटी की इलाज के लिए मदद मांगी। आम जनता को पिता पर तरस आया और चारों ओर से मदद की बरसात हुई। करीब $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपयों का डोनेशन आए। 2005 से लेकर 2017 तक ये डोनेशन आते ही रहे। साउथ कोरिया में यंग हाक ली को मोलार डैडी के नाम से पुकारा जाने लगा। गवर्नमेंट ने भी मोलार डैडी के परिवार को गरीब रेखा से नीचे का स्तर में होने पर हर महीने फैमिली सपोर्ट के नाम पे कुछ पैसे देने शुरू कर दिए। 2007 में यंग हाक ली ने एक स्पेशल किताब भी लिखी जिसका नाम था द हैप्पीनेस ऑफ मोलार टूथ फादर। वो किताब उसकी अपनी बेटी के प्रति प्यार और आम जनता जिन्होंने उसकी मदद की उनकी तरफ कृतज्ञता भाव से भरी हुई थी। साउथ कोरिया में यंग हाक ली एक आदर्श पिता के रूप में काफी फेमस हो गया था, लेकिन जिस पिता ने कोरिया के लोगों के दिल को छू लिया था असल में वो एक शैतान था, बिल्कुल निर्दयी और क्रूर शैतान। 1 सितंबर 2017 को साउथ कोरिया के पुलिस के पास यंग हाक ली की पत्नी चोई मिसू ने एक शिकायत दर्ज करवाती है। उसने पुलिस को बताया कि उसके ससुर यानी यंग हाक ली के पिता पिछले 8 सालों से उसका बलात्कार कर रहे हैं। उसने बताया कि 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अगले 8 साल ये लगातार चलता रहा, लेकिन इस शिकायत के 5 ही दिन बाद यानी 5 सितंबर 2017 को चोई मिसू अपने घर के बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। बाद में यंग हाक ली को उसकी पत्नी की सुसाइड नोट मिलता है जो प्रिंटेड था। उसे वो पुलिस को देता है। उस नोट में चोई मिसू अपने ससुर के घिनौने कामों के बारे में बताई थी। लग रहा था कि चोई मिसू इस शोषण से तंग आ गई थी और अपने आप को खत्म कर लिया। यंग हाक ली का दुख पर कोरिया फिर हिल गया था। यंग हाक ली ने फ्यूनरल पर अपनी पत्नी की तस्वीर को गले लगाकर उसके लिए गाना गा रहा था। ऐसे प्यार से आम जनता ने यंग ली पर और तरस खाया और वो और फेमस हो गया। 4 अक्टूबर 2017 को यंग हाक ली की पत्नी के मौत के 1 ही महीने बाद पुलिस को गांगवान इलाके के बाहर 14 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की के शरीर में नींद की गोलियां थी। उतना ही नहीं, उस लड़की के कत्ल से पहले बलात्कार भी हुआ था। लड़की का गला घोटकर उसका कत्ल किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लड़की का नाम जिन यांग है और ये लड़की यंग हाक ली यानी कोरिया के फेमस मोलार डैडी की बेटी आयुन ली की क्लासमेट थी। पुलिस जिन यांग के घर से निकलने के बाद से लेकर हर जगह का सीसीटीवी चेक करने लगती है। जिन यांग आखिरी बार आयुन ली के साथ देखी गई थी आयुन ली के घर जाते हुए, लेकिन घर से जाते हुए नहीं दिखी। 3 दिन बाद की फुटेज में मोलार डैडी और उसकी बेटी एक बड़े से काली सूटकेस को अपने कार के डिक्की में भरते हुए सीसीटीवी में दिखते हैं। फिर वो तेजी से कार लेकर चले जाते हैं। पुलिस तुरंत ही पिता और बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। शुरू में तो यंग हाक ली कत्ल से मना कर देता है और कहता है कि जिन यांग ने गलती से नींद की दवाई खा ली और मर गई, लेकिन मौत तो दम घुटने से हुई थी। पुलिस की सख्ती के आगे यंग ही नहीं टिक पाता है और कबूलता है कि उसने ही जिन यांग का कत्ल किया। कोरिया के आम लोग तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनके पसंदीदा देश का अच्छा पिता ने अपनी बेटी की क्लासमेट एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया और उसका कत्ल किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो और भी चौंका देने वाले थे। असल में मोलार डैडी ने डोनेशन में आए करोड़ों रुपए बेटी के इलाज में नहीं अपने ऊपर खर्च किए। उन्होंने 6 फॉरेन कार खरीदे, 5 स्टार होटलों में खाना खाए, अपने पूरे शरीर को टैटुओं से भर दिया और डिजाइनर कपड़े भी खरीदे। जो पिता 2005 में लोगों से मदद का गुहार लगा रहा था और जो टैटू में अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट दे रहा था, उसमें आसमान जमीन का फर्क था। ये तस्वीर उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी। मोलार डैडी नाबालिगों से शारीरिक तौर पर आकर्षित था। उसने इस सनक को छुपाया नहीं, बल्कि ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट दे डाली। लिखा, मैं 14 से 20 साल के बीच की उम्र की लड़की का तलाश कर रहा हूँ जो मेरे साथ आकर रह सके। उसे अपना रूम मिलेगा और उसमें बाथरूम भी होगा। वो अच्छी स्वभाव की होनी चाहिए और अच्छी लड़कियों वाले सारे गुण होने चाहिए। समय व्यर्थ मत करो और अपने सपनों पर ध्यान दो। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूँ। ये 3 से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 40 से 50 हजार के बीच पैसा मिलेगा, जो तुरंत मिलेगा, बाद में नहीं।
मोला डैडी इतने तक नहीं रुका, उसने डोनेशन के पैसे से एक वेश्याघर भी खोला। यांग हाकली नाबालिग लड़कियों को अपने प्रोस्टिट्यूशन के रिंग में काम पर रखता था। उतना ही नहीं, जब उसके कस्टमर लड़कियों के साथ होते थे तो यांग हाकली उस चुपके से रिकॉर्ड कर लेता था, फिर उस वीडियो को पॉर्न साइट पर अपलोड करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेता था। इन वीडियोस में पता चला कि यांग हाकली अपनी पत्नी से भी प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। उसकी पत्नी का पिता और बेटा दोनों शोषण करते थे। पता चला कि यांग हाकली की पत्नी ने अपने ससुर के शोषण की शिकायत अपने पति से की थी। साथ दे के मदद करने के बजाय यांग हाकली ने उसका फायदा उठाया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि ससुर से फिर से संबंध बनाओ और उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो अपने ही पिता को ब्लैकमेल करके उससे भी पैसा हेटने लगा। जब मदद 8 साल तक नहीं मिली तो उसकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाया, लेकिन चोई मिसुन का आत्महत्या भी काफी सवाल उठा रहे थे। अपने मौत से 1 घंटा पहले चोई मिसुन दुकान से अपने घर जाते हुए सीसीटीवी में दिखती है, बिल्कुल नॉर्मल और परेशान बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे बाद वो अपने बाथरूम के खिड़की से नीचे गिर जाती है। 4 मिनट बाद यांग हाकली नीचे आता है और तुरंत ही अपनी पत्नी का शरीर का पोजीशन चेंज करता है। जब एम्बुलेंस और पुलिस आती है तो यांग हाकली वीडियो उतारने लगता है और बेटी आयुनली अपनी फोन पर खेलने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन यांग हाकली और उसका भाई जहां चोई मिसुन गिरी थी यानी सीन ऑफ क्राइम को ब्लीच से धोते हैं और पुलिस के बैरिकेड भी हटाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में चोई मिसुन की आत्महत्या पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि जब कोई आत्महत्या करता है तो वो पेट के बल गिरता है, लेकिन चोई पीठ के बल गिरी थी और अजीब से मुड़ी हुई थी। चोई मिसुन का सुसाइड का केस चल ही रहा था कि 25 अक्टूबर 2017 को यांग हाकली के पिता ने आत्महत्या कर लिया। इसके बाद पुलिस ने चोई मिसुन के केस को सुसाइड मान लिया। पत्नी की मौत के महीने भर के अंदर ही यांग हाकली अपनी बेटी की क्लासमेट जिन यांग का बलात्कार और कत्ल करता है। पत्नी के मौत के कुछ ही दिन बाद यांग हाकली अपनी बेटी को उसकी सहेली जिन यांग को घर लेकर आने को कहता है। आयुनली ने ऐसा ही किया। जिन यांग को घर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की दवाई मिलाकर उसको पिला दिया। जब जिन यांग बेहोश हो जाती है तो यांग हाकली बेटी को घर से जाने को कहता है और रात से पहले घर ना आने को कहता है। आयुनली ऐसा ही करती है। फिर यांग हाकली बेहोश जिन यांग का बलात्कार करता है। होश में आने के बाद जिन यांग विरोध करने लगती है और यांग हाकली उसे मार देता है। सबसे भयानक और घिनौना तो वो था कि उस समय सिर्फ 14 साल की आयुनली अपने ही क्लासमेट की बलात्कार और कत्ल के बाद लाश को टिकाने लगाने के लिए अपने पिता का मदद करती है। जब जिन यांग की मां आयुनली को जिन यांग के बारे में पूछने के लिए फोन करती है तो आयुनली अजीब से तरीके से शांत थी। 6 नवंबर 2017 को यांग हाकली और आयुनली को साउथ कोरिया पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। अपने इतने घिनौने हरकत के बावजूद यांग हाकली कोर्ट में उसे कम सजा देने की गुहार लगाता है और वजह अपनी बेटी का तबीयत का बताया। कोर्ट ने यांग हाकली को मौत का सजा सुनाया, बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। आयुनली को 4 से 6 साल का सजा सुनाया गया। यांग हाकली ने अपनी बेटी को लिखी चिट्ठी में कहा कि जब वो कारागार से रिहा होगा और बाहर आएगा तो वो एक फास्ट फूड ट्रक खोलेगा और एक किताब भी लिखेगा, नाम होगा आई एम अ मर्डरर। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।